मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपका अपना विजय पारेख अजीज आपसे कुछ दिल की बातें कहना चाहता हूँ। जैसा कि आधुनिकता की भागदौड़ में और समाज के बदलते परिवेश में नॉवेल, काव्य एवं किस्से कहानियाँ पढ़ने का समय आज बमुश्किल ही मिल पाता है। और दोस्तों, ऐसे में याद आता है वह समय जब नानी दादी किस्से कहानियाँ सुनाती थी और हमारी रातें सुकून से कट जाती थी। ऐसा ही एक प्रयास मैंने किया है गीतों भरी कहानियों का। तो आइए मेरे साथ चलिए इस सुहाने सफ़र में, जिसका पहला अंक समर्पित है मेरे हम सफ़र। शाम का समय था। दिसंबर का अंतिम सप्ताह। कस्बे पर कोहरे की चादर चढ़ने लगी थी। शिखा ऑफिस से निकलकर तेजी से फासला तय करती अपने घर की तरफ जा रही थी कि अचानक उसके एकदम करीब आकर एक कार रुकी। कार के पीछे वाली खिड़की का कांच आधा नीचे हुआ। उसमें बैठे शख्स ने पूछा, माफ कीजिए, क्या आप मुझे निहालचंद चौधरी जी के घर का रास्ता बताएं? लगता है भटक गया हूं। आप यहाँ से सीधे जाइए, बाजार की तरफ जाने वाली सड़क से आगे जाकर बाएं हाथ पर 8वां मकान उनका ही है। शिखा ने समझाते हुए कहा। कार के भीतर अंधेरा होने की वजह से उसे उस शख्स का चेहरा ठीक से नहीं दिखा। पता समझाकर वो 2 कदम ही आगे निकल पाई होगी कि उसे किसी ने पुकारा, शिखा। वही आवाज फिर आई, शिखा। अब इस स्वर ने उसे चौंका दिया। इतने में वो शख्स उसके और करीब आ चुका था। शिखा के होठों पर आया, निशीत। वो शख्स अब तक आश्चर्यचकित था। कुछ पल दोनों खामोश खड़े रहे। शिखा ने ही पूछा, आप यहाँ कैसे? जी, किसी काम से आया हूं। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुमसे मुलाकात होगी। कैसी हो शिखा? अच्छी हूँ। बरसों बाद मिली हो तुम। तुमसे बहुत सी बातें करना है। यहाँ कहाँ रहती हो? ये छोटा सा कस्बा है। यहाँ से पैदल बस 10 मिनट का रास्ता है। किसी से भी पूछ लीजिएगा। मैं जरूर आऊंगा। शिखा ने गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दी और आगे चल पड़ी। वो कुछ पल उसे देखता रहा और फिर कार में जा बैठा। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। उन दोनों में मुश्किल से कुछ पल ही बात हुई होगी, लेकिन इन चंद पलों ने उसे 10-11 बरस पीछे ला खड़ा कर दिया था। उसके घर पहुंचते ही गीता ने चाय बनाई। चाय पीते पीते उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, गीता, अंधेरा बढ़ रहा है, तुम जल्दी घर चली जाओ। जी दीदी। शिखा कुछ देर आंगन में खड़ी रही, फिर अंदर आकर दरवाजा बंद किया। निशित से हुई मुलाकात ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। जिस तत्परता से निशित ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की थी,
उसे यकीन था कि वो जरूर आएंगे। उसके अचानक मिलने पर वो बेचैन हो गई। उसका अतीत उसके सामने आ खड़ा हुआ। अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी टेलीफोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। हेलो। राम राम दीदी, मैं निहाल चंद बोल रहा हूँ। हाँ निहाल भाई, कैसे हैं आप? कैसे फोन किया? हम ठीक हूँ दीदी जी। वो निशित जी आपसे मिलने आना चाहते हैं, क्या आप अभी मिल पाएंगे? शिखा अभी एकदम उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जानती थी कि वो ना भी नहीं कर पाएगी। उसने कहा, जी अभी लगभग 1 घंटे बाद आप किसी के साथ उन्हें भेज दीजिएगा। ठीक है। कहकर निहाल चंद जी ने रिसीवर रखा। खाना खाकर वो बैठक वाले कमरे में आ गई। टीवी ऑन किया और उसका मनपसंद कार्यक्रम रैना आपकी यादों की देखने लगी। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। छुप के सीने में छुप के सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की ये सदा, है उसी की ये अदा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। घड़ी ने 9 बजाए और तभी आंगन का दरवाजा खुला। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगने लगा जैसे वो निशित से पहली बार मिल रही हो। दरवाजे की घंटी बजी और उसने दरवाजा खोला। सामने शंभू काका खड़े थे और उनके पीछे निशित था। दीदी, ये साहब आपसे मिलने आए हैं। जब इन्हें वापस आना हो तो आप तनिक भैया फोन कर दे, वो हमका साहब के लिए वास्ते भेज दे। ठीक है काका, मैं फोन कर दूंगी। और फिर निशित से कहा, आइए। निशित अंदर आकर दीवान पर बैठ गया। दोनों खामोश थे। समझ नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत कौन कहां से करे। अकस्मात घटने वाली मुलाकात में खामोशी की जुबान से ही अपने दिल की बात बयां होती है। आखिर शिखा ने ही पहल की। आज आपको यहाँ अचानक देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। तुम्हें आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी है। शिखा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें
जैसे ही मिली, निशित ने उसके भावों को पढ़ने की कोशिश की और शिखा ने अपने आंखों में तैर रहे भावों को न दिखाने के लिए तुरंत अपनी आंखें झुका ली। अजीब संयोग था, दोनों की आंखों में एक ही भाव था, लेकिन एक दिखाना चाहता था और दूसरा छुपाना। अब की बार खामोशी को तोड़ बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए निशित ने पूछा, कैसी हो शिखा? पूरे 10 सालों बाद हम मिल रहे हैं। मैं एकदम अच्छी हूँ, जिंदगी मेहरबान है। आप चाय लेंगे या कॉफी? अब ठंड का समय है, तुम्हारे हाथ की 1 कप चाय पीऊंगा, वो भी अदरक वाली, गाढ़ी और मीठी। अरे बाप रे, आजकल इतनी खूबियों वाली चाय पीते हो। खिड़की से आ रही रात रानी की मधुर गंध वातावरण को और भी अधिक खुशनुमा बना रही थी। कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी हुई निगाह में कहीं मेरा ख्याल था। दबी दबी हंसी में एक हसीन सा गुलाल था। कुछ अजीब थी। कुछ ही देर में वो चाय लेकर आई। उसने कप निशित की ओर बढ़ाया। कुछ पल बैठक के कमरे में नजर घुमाने के बाद निशित ने कहा, शिखा, हाँ? तुम्हारा घर भी तुम्हारी तरह ही बहुत खूबसूरत है। तुम्हें इतना सब करने के लिए समय कब मिलता है? छोटे कस्बों में रहने के अपने सुख और फायदे हैं। आधे घंटे में आप पूरे कस्बे का चक्कर लगाकर घर वापस आ जाते हो। यहाँ अपने लिए समय और सुकून दोनों ही मिलते हैं। सही कहती हो शिखा। उसने शिखा को एक बार फिर निहारा। अभी भी वो उसे उतनी ही आकर्षक लग रही थी जितनी पहली मुलाकात में लगी थी। सांवला रंग, कत्थई आंखें,
कंधे पर झूलते रेशमी बाल, सफेद सलवार कुर्ते पर पहना हुआ हल्के गुलाबी रंग के पुलोवर में आज भी उसमें वही कशिश थी। निशित को अपनी ओर यूं देखते हुए जब उसने देखा तो वो कुछ झेम गई और नजरें झुका ली। लेकिन आप में काफी बदलाव आ गया है। हाँ, समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन कुछ बातें कभी नहीं बदलती। यहाँ कितने दिन रुकेंगे? तुम कहो तो यही रुक जाऊं। निशित के दिल ने कहा, लेकिन होठों ने साथ नहीं दिया। 3 दिन तक हूं। क्या तुमसे कल भी मुलाकात हो सकेगी? उसकी आवाज में तड़प थी। कल मुझे क्लस्टर मीटिंग में हेड ऑफिस जाना है। सुबह 5 बजे ही निकलना है और लौटने में रात हो जाएगी। तो परसों? शिखा को ना करना मुश्किल हो रहा था। अब ठीक है, परसों मिलती हूँ शाम को। दोनों के कप खाली हो चुके थे। निशित ने उठते हुए कहा, आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अपनी जिंदगी जी रही हो, लेकिन मैं आज भी अकेला और तन्हा हूं। शिखा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं, बस अपनी आंखें झुका लीं। अच्छा, चलता हूं शिखा। कल सफर में अपना ख्याल रखना। शिखा ने शंभू काका को बुलाने के लिए निहाल चंद जी के घर फोन लगाया। कुछ ही मिनटों में शंभू काका आ गए थे। निशित उठ खड़ा हुआ। शिखा ने देखा उसने स्वेटर नहीं पहना था और अब ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। उसने कहा, 1 मिनट रुकिए, और अंदर जाकर एक शॉल ले आई। बाहर काफी ठंड है, इसे ओढ़ लीजिए। वो उसे ना नहीं कर पाया। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, ओ हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले। हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की।
रात शिखा को नींद नहीं आई। बहुत देर तक निशित के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोचती रही। पिछले 10-11 वर्षों में उसकी जिंदगी का रुख ही बदल गया था। उनके रिश्तों में परिस्थितिवश दूरियां आई थीं। शिखा ने अपने दिल से निशित की यादों को, उसके प्यार को कभी अपने से जुदा नहीं किया था। हां, समय के साथ उस पर परत जरूर जम गई थी, जो आज साफ हो गई थी। इन्हीं ख्यालों में डूबते उतराते उसकी आंख लग गई। वो घर से सुबह 5:30 बजे निकल गई। जीप में बैठे बैठे ठंडी हवा के झोंके बालों से शरारत कर रहे थे। बार बार उसका ध्यान निशित पर अटक जाता और फिर ना चाहते हुए भी वो 12 साल पीछे चली गई अपने अतीत में। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। नजर के सामने घटा सी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। कहाँ से फिर चले आए ये कुछ भटके हुए साए। ये कुछ भूले हुए नगमे जो मेरे प्यार ने गाए। ये कुछ बिछड़ी हुई यादें, ये कुछ टूटे हुए सपने। पराए हो गए तो क्या कभी ये भी तो थे अपने। न जाने इनसे क्यों मिलकर नजर शर्मा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। उम्मीदों के हंसी मेले, तमन्नाओं के वो रेले। निगाहों ने निगाहों से अजब कुछ खेल से खेले। हवा में जुल्फ लहराई, नजर पे बेखुदी छाई। खुले थे दिल के दरवाजे, मोहब्बत भी चली आई। तमन्नाओं की दुनिया पर जवानी छा गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। वो 22 दिसंबर का सर्द दिन था। शिखा देहरादून से भोपाल जा रही थी। दिल्ली में उसे ट्रेन बदलनी थी। कोहरे के कारण ट्रेनें देरी से चल रही थी। रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम खचाखच भरा हुआ था। इतने में प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन आई और कुछ यात्री वेटिंग रूम से निकले। अब वहां काफी जगह थी। उसने अपने बैग को सोफे के कोने पर रखा और बैग के पास बैठ गई। उसकी ट्रेन जाने को 9 घंटे शेष थे।
उसने अपने बैग में से कुछ पेपर्स निकाले और पढ़ने लगी। थोड़ी देर में वो उन कागजों में खो गई। एक्सक्यूज मी, अगर आप अपना बैग नीचे रख लेंगी तो यहां थोड़ी जगह हो जाएगी। उसे एक आवाज वापस उसी माहौल में ले आई। देखा, सामने एक युवक खड़ा था। जी। ये कहते हुए शिखा ने अपना बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। इससे पहले ही उस युवक ने फुर्ती से उसका बैग उठाकर एहतियात से उसके पैरों के पास रख दिया। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और तहजीब के साथ बैठ गया। अब ठंड बढ़ने लगी थी। उसने पास में नजर डाली। वो युवक कोई किताब पढ़ने में व्यस्त था। शिखा ने उससे कहा, क्या आप कुछ समय मेरे सामान का ध्यान रखेंगे? मैं चाय पी कर आती हूँ। हाँ, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। युवक ने अपने हाथ की किताब बंद करते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। आप तकलीफ मत कीजिए। लेकिन वो नहीं माना और चला गया। वो युवक यही कोई 29-30 वर्ष का होगा। उसके पहनावे और बातचीत के अंदाज सलीके से सभ्य लग रहा था। थोड़ी देर में वो 2 गिलास चाय के लेकर आया। एक गिलास शिखा की तरफ बढ़ाते हुए, चाय शायद थोड़ी ठंडी हो गई है। नहीं, ज्यादा ठंडी नहीं हुई और फिर चाय मिल गई, यही काफी है। धन्यवाद। आप किस ट्रेन से जाएंगी? भोपाल शताब्दी से। और आप? मैं भी उसी ट्रेन से जाने वाला हूँ। मुझे ग्वालियर उतरना है। लेकिन ट्रेन काफी लेट हो रही है। हाँ। उस युवक ने बातों बातों में अपना परिचय दिया। जी, मैं निशित सक्सेना दिल्ली में आईएएस की तैयारी के लिए आया हुआ था। अच्छा। हाँ, और वापस ग्वालियर अपने घर लौट रहा था। दरअसल मेरे पिता का कारोबार है वहाँ। अच्छा। लेकिन मेरा लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाने का है। ओह। और यदि सफल नहीं हुआ तो अपना स्वतंत्र एनजीओ स्थापित करूंगा। और आप? जी, मैं शिखा भार्गव पीएचडी की तैयारी के साथ एक एनजीओ में प्रोजेक्ट ऑफिसर का काम कर रही हूँ। पिताजी बैंक में हैं और मैं उनके साथ ही भोपाल में रहती हूँ। अच्छा। मेरी मम्मी और छोटा भाई छिंदवाड़ा में रह रहे हैं। दिन धीरे धीरे सरकता गया। अब भूख भी लगने लगी थी। शिखा ने बैग में से टिफिन निकाला और निशित से भी खाने का आग्रह किया। आप भी लीजिए ना। नहीं, आप लीजिए, मैं बाहर कैंटीन में जाकर कुछ खा लूंगा। क्यों? मैंने तो आपकी चाय के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसके पास हां करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। निशित के साथ होने से शिखा को काफी राहत मिली थी। बातों ही बातों में समय गुजरता गया। 10:15 बज चुके हैं। मैं जरा ट्रेन का स्टेटस पता करके आता हूं। जी। करीब 10 मिनट बाद वो लौटा और बोला, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 से छूटेगी। मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। जी जरूर। और दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 9 की तरफ चल पड़े। उनके प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ट्रेन आ गई। निशित ने पहले शिखा को उसके कोच में बिठाया। मैं अपना सामान रखकर आता हूं। ठीक है। शिखा ने अपना बैग बर्थ के नीचे रखा, चादर बिछाई और तकिया लगाया। थकान आंखों में उतर आई थी। ट्रेन चलने में अभी कुछ समय शेष था। वो निशित का इंतजार करने लगी ताकि समय पर उसका शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन थकान से चूर शरीर को जैसे ही आरामगाह मिली, वो नींद के आगोश में समाने लगी। जब उसकी नींद खुली तो देखा थोड़ी देर में भोपाल स्टेशन आने वाला था। इसका मतलब वो रात को जो सोई तो अब उठी है। याद आया कि निशित ने कहा था कि वो कोच में सामान रखकर आएंगे।
और ग्वालियर तो कब का पीछे छूट गया था। वो उठी, अपना बैग निकाला। अचानक उसका ध्यान साइड पॉकेट में रखी एक मैगजीन की तरफ गया। इसे तो निशित के हाथों में देखा था। उसके कवर पर ध्यान देते हुए उसकी नजर ऊपरी कोने में कुछ लिखा हुआ था उस पर गई। पढ़ा, निशित सक्सेना, फोन नंबर 0751232054। शिखा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसका मतलब रात उसके सोने के बाद निशित यहां आए थे। इधर शिखा से मुलाकात के बाद उसके दिल की हालत कुछ और ही थी। अपने कोच में सामान रखने के बाद वो शिखा के कोच में गया। जैसे ही वहां पहुंचा, वो नींद के आगोश में समा गई थी। कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। सांवला रंग, आकर्षक नाक नक्श, स्वाभाविक सौंदर्य, बात करने का प्रभावपूर्ण सलीका, शालीनता। इन 8-9 घंटों में जितने समय वो उसके साथ रहा, वो उसकी ओर खिंचता गया। वो उसके दिल में समा गई थी। उससे उसका फोन नंबर लेना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार उसने अपने हाथ में रखी मैगजीन पर अपना नंबर लिखा और उसे शिखा के बैग में रख दिया। और फिर उसके फोन का इंतजार करने लगा। और आखिर आज उसका इंतजार खत्म हुआ। भोपाल पहुंचने के 2 दिन बाद उसने निशित को फोन किया। 3-4 घंटियां जाने के बाद किसी महिला ने फोन उठाया। हेलो। हेलो, मुझे निशित जी से बात करनी है। मैं शिखा भोपाल से बोल रही हूँ। होल्ड कीजिए, मैं उसे बुलाती हूँ। निशित बेटा, फोन है भोपाल से। शिखा ने महसूस किया कि ज्यों-ज्यों निशित के कदम फोन की ओर बढ़ रहे हैं, त्यों-त्यों उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ पल बाद फोन का रिसीवर उठा और आवाज आई। हेलो। निशित जी, मैं शिखा भोपाल से। शिखा, हेलो, कैसी हो? जी मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने दिल्ली में मेरी जो मदद की, और उसके लिए माफ़ी भी मांगती हूँ कि आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई। आप भी सोचते होंगे कि कैसी खुदगर्ज है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे? उन्हें मेरा प्रणाम कहना। और फिर बात में उसने शिखा से उसके घर का फोन नंबर ले लिया। ओके, गुड नाइट। अपना ध्यान रखना। जी थैंक्स, गुड नाइट। इस बात को 1 हफ्ता गुजर गया। निशित ने ही बात आगे बढ़ाने के लिए एक शाम उसके घर फोन किया। 2-3 घंटे के बाद फोन का रिसीवर उठा। हेलो। हेलो, मैं निशित। हेलो निशित जी। उसकी आवाज में एक कशिश थी। कैसी हो तुम? कल से तुम्हें फोन लगाने की सोच रहा था। ऑफिस का काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? जी मैं एकदम ठीक हूँ। नया प्रोजेक्ट अगले महीने की 8 तारीख से स्टार्ट होगा। तब तक इतना काम नहीं है। आप कैसे हैं? घर पर सब लोग कैसे हैं? और फिर फोन का सिलसिला दोनों तरफ से चल पड़ा। पहले 10-15 दिनों में, और फिर घटते घटते 4-5 दिनों पर आ गया। निशित की बातों में उसका प्यार ही झलकता था, जिसे अब शिखा भी महसूस करने लगी थी। हौले हौले एक खूबसूरत रिश्ते का ताना बाना दोनों के बीच अपने आप ही बुनता जा रहा था। एक मंजिल राही दो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। साथ मिले जब दिल को, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो।
भी वही है धड़कन मगर नई है। देखो तुमीत आँखों में प्रीत क्या रंग भर गई है, हाँ क्या रंग भर गई है। एक मंजिल राही दो फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। साथ मिले जब दिल को फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो, फिर प्यार न कैसे हो। एक दोपहर वो अपने ऑफिस में बैठी थी कि ऑफिस का प्यून उसे बुलाने आया। वो रिसेप्शन पर गई। एक आदमी हाथ में एक बड़ा पैकेट लिए खड़ा था। जी कहिए, क्या काम है? जी नमस्कार, मैं ग्वालियर से आया हूँ। निश्चित साहब ने आपके लिए ये पार्सल भेजा है। उसने पार्सल शिखा की ओर बढ़ाते हुए कहा। शिखा को आश्चर्य हुआ कि निशित की तरफ से इस बारे में तो कोई खबर थी नहीं। उसने उस आदमी के हाथों से पार्सल लिया। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसने पार्सल खोला। पैकेट में कोसा सिल्क की एक बेहद खूबसूरत साड़ी और मोती का नेकलेस था। साथ में एक लिफाफा भी था। उसने लिफाफा खोला और उसमें रखा लेटर निकालकर पढ़ना शुरू किया। शिखा, कल मेरा जन्मदिन था। तुम्हें बहुत याद किया था मैंने। तुम्हारे बिना भी मैं कल का दिन यादगार बनाना चाहता था, इसलिए यह तोहफा खरीद कर लाया हूं। मैंने अपनी पसंद से यह साड़ी खरीदी है। मोती का नेकलेस माँ ने भेजा है। उम्मीद करता हूं तुम्हें दोनों ही चीजें पसंद आएंगी। मिठाई भी माँ ने भेजी है, जमकर खाना। अगले बुधवार भोपाल आऊंगा। क्या हम मिल सकते हैं? फोन पर बताना। अपना ख्याल रखना, निशित। उस लेटर में अनकहा बहुत कुछ था। उसने उसे कम से कम 3 बार पढ़ा। अब उसका मन निशित से बात करने को बेचैन हो उठा। बाहर बरस रही बारिश की फुहारें उसे कुछ और ही एहसास करा रही थीं। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। रिमझिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। मेरा दिल भी
दीवाना, तेरे नैना भी है नादान से। कुछ ना सोचा, कुछ ना देखा, कुछ भी पूछा ना एक अनजान से। चल पड़े साथ हम कैसे, ऐसे बन के साथी राहों में। ये रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। बड़ी लंबी जी की बात है, बड़ी छोटी ये बरखा की रात जी। कहना क्या है, सुनना क्या है, कहने सुनने की अब क्या है बात जी। बिन कहे बिन सुने दिल ने दिल से कर ली बातें बातों में। के झिम के गीत सावन गाए, हाय भीगी भीगी रातों में। झिम के गीत सावन गाए, आए भीगी भीगी रातों में। यूं वो कभी उसे दिन में फोन नहीं करती थी, लेकिन आज उसे रात तक इंतजार करना भारी लग रहा था। उसने तुरंत निशित के ऑफिस में फोन लगाया। हेलो। हेलो, शिखा बोल रही हूँ। कैसी हो? आज इस वक्त फोन कैसे किया? सब ठीक तो है? उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। उस दिन आपका जन्मदिन था, कम से कम मुझे बता तो देते। मैं आपको विश करती तो मुझे कितना अच्छा लगता। ये क्यों नहीं सोचा आपने? किसी से मांगने से कुछ पाया तो उसका मजा क्या? मजा तो तब है शिखा जब आपको बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाए, चाहे वह किसी की भी दुआ हो या फिर प्यार। निशित ने कह ही डाला। शिखा ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से वो अपने शब्दों में उसे बहुत कुछ जताने की कोशिश कर रहा था। साड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन इतनी महंगी साड़ी क्यों खरीदी? और उस पर मोती का सेट। मुझे इतनी महंगी चीजें पहनने की आदत नहीं है। तुम्हें पसंद आई ना, बस काफी है। मैं बुधवार 10 बजे तक भोपाल पहुंचूंगा। आपका काम खत्म हो जाए तो मुझे ऑफिस में फोन कर दीजिएगा। ओके, मैं फोन करूंगा। निशित ने कहा। आज लगभग 3.5 महीने बाद दोनों की फिर मुलाकात होगी। शिखा ऑफिस पहुंची, अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए। दोपहर 2:30 बजे निशित का फोन आया। शिखा जी। तुम्हारे शहर में आ गया हूँ। आप कहाँ पर हैं? बता दीजिए, मैं वहीं पहुंचती हूँ। नहीं, तुम मत आओ, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। उसने अपने ऑफिस का पता समझा दिया। 15 मिनट बाद वो उसके सामने था। अपने कैबिन में उसे देखकर ही वो चौंक कर खड़ी हो गई। शिखा ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, जी आप बैठिए। नहीं, बैठूंगा नहीं, चलते हैं कहीं। ऑलिव ग्रीन ट्राउजर, उस पर क्रीम कलर का शर्ट, 5 फीट 11 इंच का कद, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। आज पहली बार शिखा ने उसे इतने ध्यान से देखा। क्या तुम रेडी हो? जी हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, कहाँ चलेंगे हम? नूरजहां होटल चलते हैं,
आपका लंच भी तो बाकी होगा। हाँ, भूख भी बहुत लगी है। तुमने भी तो लंच नहीं किया होगा। आपके साथ लंच लेने का प्लान था। कुछ ही देर में दोनों नूरजहां होटल पहुंचे। आज तुम बहुत सुंदर लग रही। निशित ने आखिर कह ही दिया। शिखा के दिल ने कहा, आपके आने की खुशी में मेरा तन मन महकने लगा था और वही खुशी मेरा चेहरा बयां कर रहा है कि आप पढ़ नहीं पा रहे। लेकिन ये शब्द बाहर नहीं आए। उसने मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आज ही ग्वालियर जाएंगे क्या? नहीं, कल जाऊंगा। तो फिर आज रात का खाना आप मेरे घर खाएंगे। पापा ने आपको याद किया है। तुम्हारा निमंत्रण टालने की मुझ में हिम्मत कहाँ है। जरूर आऊंगा। कहाँ रुके हैं? यहीं पलाश में। काफी देर तक दोनों की वहीं बैठकर बातें होती रहीं। आप चलें? हाँ, चलते हैं। और वो भी उठ खड़ा हुआ। बाहर आकर शिखा बोली, ड्राइवर साथ नहीं लाए? ग्वालियर से ड्राइवर ही चला कर लाया है। उसे होटल छोड़कर आया हूं। मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए अकेला आया हूं। अच्छा। शिखा ने घर का पता उसे लिख कर दिया। अच्छा, ओके, शाम को मिलता हूं। जी। अभी तुम घर कैसे जाओगे? ऑटो से? चलो तुम्हें ऑटो में बैठा देता हूं। कहकर उसने एक ऑटो रोका और शिखा को उसमें बिठाया। जब तक ऑटो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, वो वहीं खड़ा रहा। उसके जाने के बाद वो काफी देर तक सोचता रहा कि आखिर कब उसे अपने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा। क्या शिखा वाकई उसकी भावनाओं से अनजान है या चाहती है कि वो उसे प्रपोज करे? आज वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे और कैसे कहे? अब उसे रात का इंतजार था। कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। घर पहुंचकर शिखा खाना बनाने में जुट गई। इसी तैयारी में 6:30 बज गए। आधे घंटे में वो तैयार हो गई।
आसमानी रंग की शिफॉन की साड़ी, कानों में इयररिंग्स, आंखों में हल्का सा काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी। एक हाथ में मोती का कंगन और दूसरे हाथ में घड़ी। उसने अपने आप को आईने में निहारा। आज वो खुद अपने आप को कुछ अलग ही नजर आ रही थी। आज उसने जाना कि इंतजार कितना जानलेवा होता है। क्यों उसका दिल धड़क रहा है? क्या ये प्यार का पहला खूबसूरत एहसास है? लेकिन अगर निशित के मन में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो? इस तो से ना जाने कितने किंतु परंतु उसके जहन में उठने बैठने लगे। ठीक 7:30 बजे डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने निशित था, हाथों में रजनीगंधा का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर। उसने गुलदस्ता शिखा की ओर बढ़ाते हुए कहा, शिखा, तुम्हारे लिए। तुम्हारी जिंदगी हमेशा यूं ही ताजा और महकती रहे। उसने फूलों को अपने हाथ में लिया और अपने चेहरे से लगाया और हॉल में रखे पॉट में रख दिया। आप बैठिए, मैं अभी आती हूं। एक ट्रे में वो पानी लेकर आई। उसने ग्लास निशित की ओर बढ़ाया। ग्लास थामते हुए निशित ने उसकी ओर देखा। बहुत आकर्षण था शिखा में। जी, घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई विशेष नहीं। शिखा जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पता नहीं यूं इस तरह तुम्हारे घर में सही होगा या नहीं, लेकिन अगर तुम्हें जरा भी एतराज हो तो मना कर सकती हो। जी, आप कहिए ना जो कहना है। निशित ने उसकी आंखों में झांकते हुए बिना कोई भूमिका बांधते हुए कहा, शिखा जी, जब से तुमसे मिला हूं बस लगता है आगे की सारी जिंदगी तुम्हारे प्यार के साए में ही बीते, तुम्हारे साथ ही बीते। पहली बार जब हम दिल्ली में मिले थे तब से ही तुम मुझे अच्छी लगी थी। दिल्ली से आने के बाद जब कई दिन तुम्हारा फोन नहीं आया तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, और जब तुम्हारा फोन आया मुझे जैसे खोई जिंदगी वापस मिल गई। हाँ। निशित एक सांस में सब कुछ कह गया। शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें बोल रही थीं। शिखा ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। जी, मैं कुछ ठंडा लेकर आती हूँ। जैसे ही वो पलटी, निशित ने उसका हाथ थाम लिया और पूछा, शिखा, तुम्हारा क्या जवाब है? प्यार का पहला स्पर्श। शिखा का रोम रोम सितार के तार की तरह झनझना उठा। उसने अपना हाथ उसके हाथों पर रखते हुए कहा, हर सवाल का जवाब लफ्जों में नहीं दिया जा सकता। प्यार एक खूबसूरत एहसास है। जब से आपसे मिली हूं ये और खूबसूरत लगने लगा है, महकने लगा है। बस मेरा हाथ यूं ही जिंदगी भर थामे रखना। तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, तुमसे इजहारे हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। खो गए हुस्न की बहारों में, कह दिया राज़ दिल इशारों में, काम हम बेमिसाल कर बैठे, काम हम बेमिसाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। कितने मजबूर हो गए दिल से, हो कितने मजबूर
खो गए दिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, सोचे समझे बगैर कातिल से, जिंदगी का सवाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे रे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। ये अदाएं ये शोखियाँ तौबा, बस खुदा ही खुदा है उस दिल का, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, जो तुम्हारा ख्याल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। पापा आने में होंगे, मैं खाना लगाने की तैयारी करती हूँ, तब तक आप गाने सुनिए। शिखा, मैं भी तुम्हारे साथ मदद करता हूं। देखें आखिर तुमने क्या बनाया है। वो उससे ना करती रही, लेकिन वो नहीं माना। खाने के बाद देर रात तक गपशप होती रही। 11 बजे निशित ने आज्ञा ली। जाते जाते निशित ने आंखों आंखों में ही कल फिर मिलने के लिए कहा, जिसे शिखा समझ गई। अचानक हॉल में रखे रजनीगंधा के फूलों की खुशबू और अधिक महक उठी। एक खूबसूरत रोपा जो दोनों ने लगाया था वो बड़ा होने लगा। उसकी खुशबू दोनों परिवारों में फैलने लगी। एक सुबह हाथ में चाय का कप लिए वो बैठक में आई और सोफे पर बैठते हुए उसने अखबार खोला। पहले पेज पर ही खबर थी, भारतीय प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे लगा जैसे कि उसने ही वो परीक्षा दी हो। अखबार वहीं रखकर उसने निशित को फोन किया। घर पर नौकर ने फोन उठाया। पता चला सब लोग 2 दिन के लिए दिल्ली गए हैं, परसों लौटेंगे। उसकी बेसब्री बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उस दिन वो अवकाश पर थी, रिसर्च के पेपर्स तैयार करने थे, लेकिन मन था कि कहीं लग ही नहीं रहा था। लगभग 2:30 बजे डोरबेल बजी। उसने जैसे ही बैठक का दरवाजा खोला तो एक बार की उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। दरवाजे पर निशित खड़ा था। क्यों, कैसा लगा हमारा सरप्राइज है? उसने मुस्कुराते हुए कहा। शिखा कुछ पल भौचक सी उसे देखती रही। जी आप? अंदर नहीं बुलाओगी या फिर सरप्राइज पसंद नहीं आया तो वापस चला जाऊं? शिखा को कुछ समझ में नहीं आया। वो बस उससे लिपट गई और उसके सीने पर सर रखकर कुछ देर यूं ही खामोश रही, जैसे कह रही हो कि मेरी बेचैन सांसों से निकल रही आवाज को सुनो निशित। निशित के हाथों का घेरा भी बरबस उसके आसपास बंधता गया। इसी खामोशी में दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बेचैनी बयां कर दी और सुकून भी पा लिया। ये पहली बार हुआ था। आ गए
बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। जितनी बुझाई उतनी जली है, दिल की लगी ना हो तो क्या जिंदगी है, साथ हम जो चले मिट गए फासले, आ गए आ गए आ गए पास हम, आ गए पास हम। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। कुछ पल बाद जब उसे ख्याल आया कि वो निशित की बाहों के घेरे में है, तो वो झेंप गई। उसने अपने आप को अलग करते हुए धीरे से कहा, रिजल्ट क्या रहा? तुम्हें क्या लगता है मैं यहां इतनी दूर क्यों आया हूं? अरे भाई मिठाई खिलाओ, पास हो गया हूं। बहुत बहुत बधाई। वैसे मुझे यकीन था कि आप सफल ही होंगे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए चिंता हो रही थी। और मिठाई क्या, अब तो खाना ही खाएंगे। सबसे पहले तो तुम मुझे वही वाली चाय बनाकर पिलाओ, अदरक वाली। जी अभी लाई। कुछ ही मिनटों में वो एक ट्रे में बिस्किट्स और चाय लेकर आई। चाय पीते पीते निशित की नजर शिखा की कलाई पर गई। उसे कुछ याद आया। कप टीपॉय पर रखते हुए उसने कहा, मैं अभी आया, और उठकर बाहर गया। वापस आया तब उसके हाथ में एक पैकेट था, जिसे उसने शिखा की ओर बढ़ाते हुए कहा, शिखा ये तुम्हारे लिए। जी ये आपने पहले ही तो इतना खूबसूरत सरप्राइज दिया है। उसने पैकेट खोलकर देखा। उसमें कुंदन से जड़ी 4 चूड़ियां थीं। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ना बस बस, अब आगे कुछ मत कहना, अभी पहनकर दिखाओ। उसने शिखा को कुछ कहने ही नहीं दिया। और फिर तुम भी तो 4 दिन के दौरे से लौटी हो, थक गई होगी। हम कहीं बाहर चलेंगे। जी आप चाय खत्म कीजिए, तब तक मैं तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर आई। आज उसने वही कोसा की साड़ी पहनी थी जिसे निशित ने उसे गिफ्ट किया था, और हाथों में अभी अभी लाई हुई चूड़ियां। सादगी और सौंदर्य का मोहक रूप। वो उसे देखता ही रह गया। देखो कैसी लग रही है। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए निशित ने कहा, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है,
मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। सच, तुम्हारी कलाई पर यह बहुत सुंदर लग रही। एक मिनट, मैं पापा को फोन कर आपके नतीजे की खुशखबर तो दे दूं। पापा को पता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब पहले से तय था। यही तो बात है। अच्छा चलो, अब देर हो जाएगी। और दोनों बाहर आ गए। दोनों अपनी मनपसंद नूरजहां में कॉफी पीने के लिए गए। कॉफी पीते पीते निशित ने कहा, पहली मंजिल तो पार हो गई है, अब इंटरव्यू के लिए ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या? क्या क्या, शादी और क्या। शिखा एकदम हड़बड़ा गई। कहने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे।
दोनों जब घर पहुंचे तो दरवाजे पर ताला नहीं था। उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला तो देखा मम्मी सामने थी। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई और उनसे लिपट पड़ी। मम्मी, मम्मी आप कब आई? और पापा ने तो कुछ बताया नहीं कि आप आने वाली हो, नहीं तो मैं घर पर ही रहती ना। अरे पहले तुम अंदर तो आओ, और तुम ना आओ तो कोई बात नहीं, अपने मेहमान को तो दरवाजे पर खड़ा मत रखो। वो एकदम झेप गई और दरवाजा छोड़कर अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे पीछे निशित भी दाखिल हुआ। उसने झुककर मां के चरण स्पर्श किए। बधाई हो बेटा, खुश रहो। मतलब आपको भी पता था? शिखा निशित की तरफ देखकर बनावटी गुस्से से बोली। फिर रात को निशित ग्वालियर के लिए निकल गया। अगले 3-4 महीने निशित ने अपने आप को पूरी तरह से आगे की तैयारी में डुबो दिया था। इसके बाद मां ने एक दिन उसे घेर लिया। बेटा, अब आगे तुम्हारा क्या विचार है? किस बारे में माँ? शिखा के बारे में। अभी क्या बताऊं माँ? क्यों? देखो बेटा, तुम्हें उससे मिले लगभग 1 साल हो गया है। वो हम सबको पसंद है। मुझे लगता है कि अब बात को आगे बढ़ाकर पक्की कर देना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं है माँ, लेकिन आप सिर्फ 3 महीने तो रुक जाइए। क्यों? अब क्या बाकी है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ इतना है कि शिखा को मार्च तक उसकी थीसिस यूनिवर्सिटी में जमा करनी है। तब तक मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट भी आ जाएगा, और अगर कभी मैं उसमें सफल नहीं हो पाया तो समय रहते अपना एनजीओ आरंभ करके सेटल हो जाऊंगा। अच्छी बात है बेटा, लेकिन हाँ, इसके बाद इसमें कोई देरी नहीं होगी। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। यही बात शिखा के घर पर भी चल रही थी और उसका जवाब भी वही था। सब कुछ जैसे तयशुदा था वैसा ही चल रहा था। लेकिन किस्मत कह लें या समय, कब और कैसे करवट लेगा कोई नहीं जानता। निशित के पापा को अचानक हार्ट अटैक हुआ और घर वालों को कुछ करने का समय ही नहीं मिला। उनकी इस अचानक मौत से दोनों भाइयों को बहुत धक्का लगा। सुशांत बिजनेस में आगे नाम कमाना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसके लिए दिल्ली में करोड़ों रुपए निवेश कर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का काम शुरू किया हुआ था, जो अभी आधा ही हुआ था। दोनों की जिंदगी में अब यह कठिन दौर था। 1-1.5 महीना गुजरने के बाद बहुत सोच समझकर सुशांत ने निशित से कहा कि इस परिस्थिति में वो उसका साथ चाहता है। वो चाहता है कि जब तक दिल्ली की फैक्ट्री का काम पूरा नहीं होता तब तक निशित ग्वालियर का कारोबार संभाले और वो दिल्ली में रहेगा। मां का भी यही निर्णय था। निशित के सामने कठिन परिस्थिति थी। निर्णय लेने के पहले वो शिखा से मिलकर उसे सब कुछ बताना चाहता था। फिर उसके जहन में शिखा का चेहरा तैरता। शिखा, जो उसका प्यार है, उसकी खुशियां हैं, उसका जीवन है, उसे वो कैसे राजी करेगा? उसके बिना जीने की कल्पना से ही वो सिहर उठता। जितना उसने शिखा को समझा है, उसे पता है वो कभी भी उसकी संस्कृति के साथ मेल नहीं बना पाएगी। उसे निशित की यही बात प्रभावित कर गई थी कि जिंदगी जीने के लिए वो भी उसके जैसे ही विचार रखता है। तो क्या वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर पाएगी? अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं, अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं।
कैसे कैसे थे छुपाए, कैसे कैसे थे छुपाए हाथों की रेखाएं, हाथों की रेखाएं। कोई न जाने इस जीवन को ये किस ओर ले जाए, ये किस ओर ले जाए। पढ़ना पाऊं लेख विधि का, पढ़ना पाऊं लेख विधि का, पल पल मैं घबराऊं, अपने जीवन की उलझन को कैसे मैं सुलझाऊं। अपनों ने जो दर्द दिए हैं कैसे मैं बतलाऊं, अपने जीवन की उलझन को। अगले सप्ताहांत में वो भोपाल पहुंचा। शिखा ने ऑफिस से 1 बजे ही छुट्टी ले ली थी। हमेशा की तरह निशित उसे लेने उसके ऑफिस गया। कैसे हो? घर पर सब लोग कैसे हैं? उसके प्रश्नों का जवाब देने के बाद उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, हम घर पर ही चलते हैं। अब शिखा को बेचैनी होने लगी। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, क्या बात है? आप 10 मिनट रिलैक्स कीजिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी ही देर में वो चाय की ट्रे लेकर आई। चाय पीते पीते वो सोच रहा था कैसे शुरुआत करे। इतने में शिखा ने कहा, अब बताओ भी प्लीज, क्या बात है? और फिर निशित ने बहुत धीर गंभीर लफ्जों में उसके सामने की सारी स्थिति बयां कर दी। शिखा, अनिर्णय की स्थिति में जकड़ा हुआ हूं। तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं ना तुम्हारे बिना रह सकता हूं और ना ही भैया को इन परिस्थितियों में अकेला छोड़ सकता हूं। शिखा को समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। निशित उसकी जिंदगी में आया पहला और आखिरी पुरुष था। शिखा, कुछ कहो। उसने कुछ कहने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें नम हो चली थीं। कहा, अगर आप हम दोनों के पक्ष में निर्णय लेते हैं तो जिंदगी भर अपराध बोध मुझे रहेगा कि मेरे कारण आपको इस कठिन समय में अपने भाई का साथ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके निर्णय में शामिल हूं तो मैं कभी भी सहज जीवन नहीं जी पाऊंगी और फिर टकराव होगा। निशित, आप मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। मैंने आपके साथ आपके प्यार के साए में जीवन जीना चाहा था, लेकिन लगता है अभी वो समय नहीं आया है। आप जो उचित समझे वो निर्णय ले सकते हैं। आगे का समय किस्मत के हाथों में। कैसे वो उसे समझाए कि उसके सपने भी तो हाशिए पर हैं, लेकिन यही जिंदगी है कि जो चाहते हैं वो मुट्ठी में होते हुए भी रेत की तरह फिसलता जाता है और हम खामोश देखते रहते हैं। निशित ने कहा, तुम्हारे बिना मैं अकेला हो जाऊंगा। उसने देखा शिखा के चेहरे पर आंसुओं की बूंदें उतर आई थीं। उसका दिल किया कि उसे अपने सीने से लगा ले, लेकिन चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
एक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। समय गुजरता गया, शिखा की रिसर्च भी पूरी हो गई। इधर निशित के साक्षात्कार का नतीजा घोषित हुआ। वो सिलेक्ट हुआ था। उसने शिखा को यह खबर सुनाई तो एक बारगी उसे लगा कि शायद निशित अपना निर्णय बदल ले, लेकिन उसके घर के हालात उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे। वो अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त होता गया और उनके बीच की दूरियां बढ़ती चली गईं। समय अपनी धुरी पर आगे बढ़ता रहा। शिखा को उसके अनुभव और रिसर्च के आधार पर परियोजना अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली। वो बहुत खुश थी कि उसके लक्ष्य की पहली सीढ़ी पर वो कदम रख रही थी, लेकिन उसका दिल उदास था कि उसे अकेले ही यह सफर तय करना पड़ेगा। उसे दूर दराज के ग्रामीण इलाके में नियुक्ति पर जाना था। ये वो समय था जब उसने आखिरी बार निशित को फोन किया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा था, शिखा, इतनी दूर मत जाओ शिखा, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। शिखा ने कहा, अपना ख्याल रखना। बीच के वर्षों में परिस्थितियां काफी बदल गई थीं। इन 11 वर्षों में वो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रहने के बाद पिछले 2 वर्षों से जीरापुर में नियुक्ति पर थी। कई बार तन्हाई में उसे निशित की याद आती। उसका मन उससे बात करने को, मिलने को तड़पता, लेकिन वो अपने बहाव को रोक लेती। निशित का प्यार, उसके साथ बिताई हुई खूबसूरत शामें उसने अपने दिल में समेट ली थीं। दिल से दिल की
दीदी, 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 दीदी। क्या हुआ? भुवन सिंह की आवाज से शिखा की तंद्रा टूटी। टायर पंक्चर हो गया है, मैं अभी टायर बदलता हूं। मीटिंग खत्म होते ही वो वहां से निकल गई। घर पहुंची तो रात के 10 बज रहे थे। सफर की थकान थी, इसलिए वो जल्दी ही सो गई। रोज की तरह सुबह 6 बजे उसकी नींद खुली, लेकिन सोचा आज शाम निशित ने मिलने के लिए कहा था। क्या करे, उनसे मिले या नहीं, लेकिन जाने फिर कब और कहां मुलाकात हो या ना भी हो। आज मिल लेती हूं। कुछ देर और सोने के बाद उनिंदी आंखों से आलस तोड़ते हुए वो उठी। पास रखा स्वेटर पहना, खुले बालों को पिनअप किया। तरोताजा होकर उसने गैस पर चाय रखी। इतने में डोरबेल बजी। शायद दूध वाला होगा। उसने पतीली उठाई और दरवाजा खोला। पहले तो दूध वाला ही नजर आया, लेकिन ये क्या, उसके पीछे निशित खड़ा था। उससे आश्चर्य हुआ, इतनी सुबह वो यहां कैसे? उसने पीछे से ही हाथ हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, आप बैठिए, अब मैं अभी आई। उसने उसे अखबार हाथ में देते हुए कहा। 15 मिनट पश्चात वो ट्रे में चाय और बिस्किट लेकर आई। एक कप उसने निशित की ओर बढ़ाया। कप थामते हुए उसने शिखा को देखा। ताजा खिले फूल के समान उसका चेहरा नजर आ रहा था। उसकी सुबह सार्थक रही, उसका आना सार्थक रहा, और अपनी ही बात पर वो मुस्कुरा उठा। उसे मुस्कुराते हुए देखकर शिखा ने पूछा, क्या बात हुई? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया। थोड़ी देर बाद बिना कोई भूमिका बांधे निशित सीधे अपनी बात पर आ गया। तुमने अब तक शादी नहीं की? आपने कर ली? जवाब देने के बजाय शिखा ने उल्टे उससे ही सवाल किया। नहीं। माँ ने नहीं कहा कभी शादी करने के लिए? क्यों नहीं, पर मेरा दिल कभी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि तुम्हारी जगह कोई और ले। शिखा, आज तक एक भी दिन या एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी होगी जब तुम्हें याद ना किया हो। हमेशा यही सोचता था कि बस एक बार तुमसे मुलाकात हो जाए। शायद हमसे ज्यादा हमारी किस्मत हमें मिलाना चाहती थी। तभी तो कहां ग्वालियर और कहां यह छोटा सा कस्बा जीरापुर। यहां आने के बाद जब तुमसे मिला तो एहसास हुआ कि अब अगर तुम्हें खोया तो कभी नहीं पा सकूंगा। उम्र के इस मोड़ पर अब मैं अकेला नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे साथ रहना है शिखा, तुम्हारे बिना नहीं। क्या तुम साथ नहीं रहना चाहती? अब हालात वैसे नहीं है शिखा। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपना काम शुरू कर सकता हूं। बस तुम्हारा साथ चाहिए। तुम अब ना मत करना। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छा के मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। दिल के तारों को
छेड़ जाती है, दिल के तारों को छेड़ जाती है। यूं दुआ दिल की रंग लाती है, यूं दुआ दिल की रंग लाती है। बरसों के बेगाने उल्फत के दीवाने अनजाने ऐसे मिले, अनजाने ऐसे मिले। जैसे मन जैसे मन चाहे दुआ बरसों आज़मा के मिले। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छा के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। अचानक कही उसकी इन बातों से, उसकी आवाज में उठ रही तड़प से शिखा बेचैन हो गई। उसे शब्द नहीं सूझ रहे थे कि वो क्या कहे। निशित के बिना भी तो वो कितने साल अकेली रही है। आज एक बार फिर उसका प्यार 10 साल के बाद उसके सामने अपनी बाहें फैलाए खड़ा था। बस शिखा को एक कदम आगे बढ़कर उसमें समाना था। आज तक उसने जो चाहा वो किया, अपना मनचाहा काम, अपना जीवन अपनी मर्जी से जिया, स्वाभिमान से जिया, सम्मान पाया। लेकिन उसे कहीं अधूरापन लगता था। निशित का साथ न होना उसे खलता था। उसके बिना जीवन था, लेकिन उसमें खुशबू नहीं थी। शिखा, इतना मत सोचो। यह समय अनमोल है। अगर बीत गया तो फिर हम कभी नहीं मिल सकेंगे। निशित ने उठकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। शिखा की भावनाओं का तटबंध टूट गया। उसने उसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया और उसके सीने से लग गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आज उसके मन में कोई तर्क वितर्क नहीं था। निशित ने उसे ज्यादा सोचने का समय ही नहीं दिया था। उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए उसने कहा, आज की इस खूबसूरत सुबह का स्वागत क्या रोते हुए करोगे? खिड़की से आती सूरज की सुनहली किरण उन दोनों पर पड़ रही थी, जैसे उन्हें सहला रही हो और कह रही हो, तुम्हारी जिंदगी यूं ही हमेशा प्यार से जगमगाती रहे। प्रस्तुत ऑडियो नॉवेल मेरे हमसफर के कहानी, संकल्पना एवं निर्माता श्री विजय पारेख। संवाद लेखन सुश्री वसुधा सातपुते। ध्वनि मुद्रण आलाप स्टूडियो इंदौर। संगीत दीपेश जैन। साउंड रिकॉर्डिस्ट नकुल सावंग। सूत्रधार की भूमिका में थे संतोष जोशी। निशित की भूमिका में संदीप दुबे। शिखा की भूमिका में अंतरा करवड़े। निर्देशक पवन भाटिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।